22 जनवरी 2024। जी हाँ, ये वो तिथि है जब 500 साल के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या की पावन धरती पर संपन्न होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही है, उससे लगता यही है कि आने वाले चुनाव में इस पूरे मामले में यहां से बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल एज जो है वो मिलने वाला है और ऐसे में तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां मायावती और अखिलेश यादव इस प्रोग्राम में जाने से अपने आप को दूर कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी भी सम्मान पूर्वक निमंत्रण को ठुकरा चुकी है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में यहाँ से या राम मंदिर का जो मुद्दा है ये इतना गंभीर होता जाएगा कि चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा? देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से विपक्ष का बायकॉट किया गया है, एक तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी अपना प्रोग्राम बनाना चाहती है और इसको एक पॉलिटिकल जो है एज देना चाहती है, तो क्या ऐसे में जो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यहाँ से बीजेपी को मिलेगा उससे विपक्ष छिटकता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए दिनेश, इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दौराय है कि विपक्ष इससे छिटकता दिखेगा। आप ये देखिए कि अगर बीजेपी इस बात का क्रेडिट ले रही है, राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, तो उसमें कोई गलत भी चीज नहीं है। क्योंकि देखिए, आप ये चीज भी नहीं नकार सकते कि बीजेपी का आधार हिंदुत्व रहा है, बीजेपी का आधार राम मंदिर रहा है। आप नहीं नकार सकते कि रथ यात्रा हुई थी, आप नहीं नकार सकते कि उसी रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी लालू सरकार में हुई थी। आप नहीं नकार सकते कि उसी रथ यात्रा के बाद बाबरी विध्वंस हुआ। आप ये भी नहीं नकार सकते कि बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी की 4 राज्यों से सरकारें गई थी। तो बीजेपी का आधार ही राम मंदिर रहा है। तो बीजेपी तो इस मौके को पूरी तरीके से भुनाएगी, और मैं तो कहूंगा कि भुनाएगी क्या, चारों हाथों, चारों आठों, 10 हाथ, जितने भी तमाम नेता बीजेपी के हैं, तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के हैं, सबने दोनों हाथों से मिलकर जितने भी हाथ होते सबसे उन्होंने राम मंदिर के इस मौके को लपक लिया है। अब यहाँ पर पेच ये फंसा है, या कहीं कि विपक्ष इस पर इस तरह फंसा है कि एक लोकतंत्र के नाते, लोकतंत्र की लगातार देश में बात कही जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसको ध्यान में रखते हुए, इस चीज को दिखाते हुए कि राम मंदिर में जब रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो वो किसी एक धर्म या किसी एक यहाँ राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है। इसीलिए यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों को, या कहीं कि कुछ मुख्य राजनीतिक दलों को निमंत्रण भिजवाया गया है, जिससे साफ संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी ने ऐसा कोई भी विपक्ष को या अन्य लोगों को, जनता में भी ये संदेश जाने की कोशिश या संभावना बीजेपी ने रोक दी है कि निमंत्रण बीजेपी ने नहीं भिजवाया। अब निमंत्रण भिजवा दिया, बीजेपी ने अपना काम पूरा कर दिया। अब उन लोगों ने सहसम्मान पूर्वक निमंत्रण को अस्वीकार किया है। इससे वही लोग, यानी कि वही विपक्षी दल, मुझे लगता है यहाँ पर फंस गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, अभी तक उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसे में उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि शिवसेना ही हिंदुत्व के सबसे बड़े मुद्दे की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो क्या ऐसे में आने वाले चुनाव के दौरान शिवसेना, जो कि इंडिया गठबंधन में अब शामिल हो चुकी है, क्या शिवसेना पिछड़ चुकी है, या फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सुपड़ा साफ करते हुए 2019 की राह पर फिर से चलती हुई दिखाई देगी और एक बार फिर से देश की सरकार में यहाँ पर जो है केंद्र में वापसी करने वाली है? बिल्कुल दिनेश, यहाँ तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जिस तरह से निमंत्रण नहीं मिला है, ये बात मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ से परे है, यहाँ पर मेरी समझ से परे है। साथ ही साथ ये बात मुझे गलत भी लगती है। आप देखिए कि अगर आप यहाँ उद्धव ठाकरे या उद्धव गुट शिवसेना के प्रमुख को निमंत्रण इस दृष्टिकोण से नहीं भेज रहे हैं कि वे बीजेपी के विपक्ष में है, तो देखिए बीजेपी के विपक्ष में तो कांग्रेस भी, और सबसे अड़िग, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए कांग्रेस ही है। केंद्र स्तर पर अगर आप देखिए, बीते जो 2 राज्य बीजेपी ने गंवाए हैं, हिमाचल और कर्नाटक, वहां पे भी बीजेपी को कांग्रेस नहीं हराया। जब आप कांग्रेस की यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेज रहे हैं, सोनिया गांधी को निमंत्रण भेज रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को निश्चित तौर पर निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। तो और मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का सम्मान रखते हुए यहाँ उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भिजवाना चाहिए था। अगर यहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये भी चीज दिखाने की कोशिश करता कि आपके पिता ने जिस मंदिर के लिए आंदोलन किया, आपके पिता ने जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया, आज उन सरकारों के राजनीतिक दलों के साथ आप मिल गए हैं
और मंदिर को पूरी तरह से बुला दिया। ये चीज दिखाने के लिए भी कम से कम जो है निमंत्रण पत्र भेजा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को निमंत्रण पत्र ना भेजना बिल्कुल मुझे यहाँ पर गलत फैसला अपनी समझ से तो समझ में यही आता है। साथ ही साथ आपने जिक्र किया 2024 के आम चुनावों के परिणामों का, तो देखिए इस समय 2024 के आम चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के सामने दीवार ही खड़ी हो सकती है, इंडिया गठबंधन जो इस एक वक्त दीवार बनने से पहले यहाँ पर ईंटों के टुकड़ों में बट गई है, यानी कि राजनीतिक दल अलग अलग बटते जा रहे हैं और अगर वे एकजुट नहीं हुए तो बिल्कुल वही होगा कि 19 की राह पर बीजेपी 300 नहीं 350 भी पार कर सकती है। विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार हो चुका है, मायावती की एंट्री होने वाली है। बताया जा रहा है कि आगामी 15 जनवरी को यानी कि कल मायावती अपने जन्म दिवस के अवसर पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और ऐसे में आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ की मजबूती बन सकते हैं। ऐसे में यदि मायावती यहाँ पर शामिल होती हैं तो करीब 40 से 45% जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन के पास जमा हो जाएगा और यहाँ से बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अक्सर जिस तरीके से मायावती का यहाँ पर रोल आता है, पहले तो राम मंदिर जाने का जो निमंत्रण है उसको जो है अस्वीकार कर देती है, उसके बाद अब वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल होने की जो अटकलें तेज हो रही हैं, तो ऐसे में क्या जो राम मंदिर का मुद्दा है ये उस वक्त तक फीका पड़ जाएगा जिस वक्त मायावती, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, ये तमाम दल मिल करके और कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, यहाँ पर तानाशाही के मुद्दे पर जो है अपने जो मुद्दे जनता के बीच लेकर जाते नजर आएंगे और उस वक्त तक भारत जोड़ो यात्रा भी चलती रहेगी। देखिए दिनेश, अगर मुद्दा कमजोर पड़ने की बात है तो आप इस बात पर गौर करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जिला, शहर, कस्बे और गांव स्तर तक के कार्यकर्ता यहां पर जुट गए हैं राम मंदिर को लगातार लोगों के जहन में डालने के लिए। आज भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स यानी पूर्व में जैसे ट्विटर यहाँ पर कहते हैं अपने हैंडल से एक भजन साझा किया। इससे संदेश क्या जाएगा जनता में? सीधे तौर पर वे यहाँ पर इस मौका मिला है, मौके को भुना लगभग लिया है। मैं पर यही कहूंगा बीजेपी के इस कदम को लेकर के जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। जिक्र आपने किया यहाँ पर वोट बैंक का मायावती के आने से, तो देखिए 2014 के लोकसभा चुनावों का मैं जिक्र करूं यहाँ पर तो 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी तो वोट प्रतिशत जो रहा उत्तर प्रदेश में करीब 42% वोट यूपी में 2014 में बीजेपी को मिला था। देखिए केवल 42% वोट से यूपी की 71 सीटें 80 में से बीजेपी जीत गई, जबकि उन्हीं चुनावों में सपा को 22% वोट मिला था जो केवल 5 सीटें जीत पाई और बसपा 19% वोट के बाद भी 0 सीटें जीती। यानी कि अगर आप यहां पर 2014 के लोकसभा चुनावों में भी सपा और बसपा के वोट प्रतिशत को मिला देंगे तो 41% वोट शेयर बचता है, जो 5 सीटें अखिलेश और सपा ने मिलकर जीती थी। हालांकि 7 नहीं थे लेकिन दोनों की सीटें मिलाई जाए 5 ही बैठती, लेकिन वे 50 भी हो सकती थी क्योंकि सीटों का आंकड़ा, जीत पर जो आंकड़ा था अंतर उम्मीदवारों के बीच वो बेहद कम था। ऐसे में मायावती आती है तो यूपी में चुनौती दे सकती है, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर के कार्यकर्ता उसे छोड़े बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि राम किसकी नैया पार लगाएंगे और किसकी किश्ती को डुबोएंगे। यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में अक्षय आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीजेपी भुनाना चाहती है तो विपक्ष इसको एक धार्मिक मुद्दा बता रहा है, लेकिन अब देखना यही होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर यहाँ से सियासत कितनी गर्म हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।